नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एस्टेट का पाठ्यक्रम जो हम लेके चल रहे थे और उसमें हमने जो है 2-3 थ्योरीज जो है मेन जो आपके सिलेबस में लगी हुई है वो कर ली थी। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो करने वाले हैं। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसको हम करने वाले हैं। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है हम तैयारी करवा रहे हैं। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए, जीन पियाजे मेन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हैं वो करेंगे, व्यर्थ की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जीन पियाजे जिनका समय रहा 1896 से 1980, 1896 से 1980 जो इनका समय रहा है। और ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव विकास के समस्त पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से उजागर किया, जिसे हम पियाजे की थ्योरी या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि बालक का संज्ञानात्मक विकास, यानी कि इनका संबंध जो है वो संज्ञानवाद से है, संज्ञानात्मक विकास से है। ठीक है, ये कैसे होता है ये इन्होंने बताया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। संज्ञानात्मक से उनका आशय है बौद्धिक विकास, यानी कि इन्होंने जो संज्ञानात्मक शब्द प्रयोग किया वो बुद्धि के विकास के लिए प्रयोग किया, यानी कि बुद्धि का विकास जो है वो बालक के किस प्रकार होता है। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार बालक का बौद्धिक विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। उनके अनुसार ऐसा नहीं कि किसी एक निश्चित आयु में आते ही मानसिक विकास हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। उनका कहना ये नहीं है। उनका कहना है कि ये स्टेप टू स्टेप होता है, यानी कि जो है विभिन्न, इन्होंने जो आधार माना है विकास का, जो आधार माना है संज्ञान के विकास का, वो आधार माना है आयु। ठीक है, जबकि जो बाकी जैसे दूसरे है वाइगोत्स्की है, उन्होंने सामाजिक जो संरचना है उसको माना है। ठीक है, तो इन्होंने जो माना है वो सबसे पहले जो मेन चीज पर फोकस किया है वो इन्होंने आयु पर किया है, यानी कि आयु के आधार पर जो है इन्होंने कहा कि जो बुद्धि का विकास होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, वो आयु के हिसाब से विभिन्न आयु की जो स्टेज होते हैं उन पर विभिन्न प्रकार से होता है। जैसे बच्चा भूख लगने पर रोता है, अर्थात वह अपने भावात्मक पहलू को विभिन्न क्रियाओं के जरिए व्यक्त करता है। वह अपने भावात्मक पहलुओं को अपनी इंद्रियों जैसे आंख, नाक, जीभ, हाथ आदि के माध्यम से प्रकट करता है। तत्पश्चात वह अपने माता पिता का अनुकरण करता है और उसके बाद समाज में आकर सामूहिक क्रियाओं पर बल देता है, जिससे उसके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। कैसे? इन्होंने एक उदाहरण दिया यहाँ पर कि जैसे एक बालक होता है, वो जब उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, वो रोता है और वो अपनी भूख जो है उसको, यानी कि भूख क्या है, एक भावात्मक पहलू है, इसको अनेक अनेक क्रियाओं के माध्यम से, जैसे वो अपनी आंखों से, कान से, नाक से, जीभ से, हाथ से, इन सभी अंगों से जो है वो उसका प्रदर्शन करता है, यानी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। फिर वो माता पिता का अनुकरण करना सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, फिर समाज में आता है, समाज में जो अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो मुख्य रूप से इनका कहना है कि जो मानसिक विकास होता है वो स्टेप टू स्टेप होता है, ना कि कभी किसी एक एज में, किसी एक एज ग्रुप में आकर नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता रहता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास कहता है, संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करने से पहले इन्होंने यह परीक्षण सर्वप्रथम अपने बच्चों पर किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये परीक्षा में पूछा किस मनोवैज्ञानिक ने पहले अपना परीक्षण करने से पहले अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, तो उन्होंने अपने बच्चों का निरीक्षण किया, तो वो थे जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के ये हैं। और इन्होंने उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तनों को समझा, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। एक प्रश्न आपका यहां से पॉइंट आउट होता है कि अवस्था का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है। तो अवस्था का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उसी को अवस्था का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यह बच्चे के विभिन्न, बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है उसके संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण से। इन्होंने अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर दी है। इन्होंने मेन जो अपना फोकस रखा है वो संज्ञानात्मक विकास पर रखा है। इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी बुद्धि का विकास भी होते रहता है, यानी बढ़ता रहता है। पहले जब बच्चा सरल चीजों को सीखता है, फिर जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, अनुभव हो जाता है, फिर वह कठिन चीजों को सीखना शुरू कर देता है। यानी कि जीन पियाजे कहते हैं कि ये स्टेप टू स्टेप होता है, पहले धीरे धीरे करके अनुकरण के द्वारा फिर जो है वो अपने हिसाब से जो है वो समाज में रहकर सीखता है। अब देखिए, इस सिद्धांत को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी जो शब्दावली है उसको समझना, क्योंकि शब्दावली से रिलेटेड जो है वो प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। ये
डायरेक्ट बातें ना पूछ करके इनडायरेक्ट घुमा फिरा के बातें पूछी जाती हैं, तो उस हिसाब से जो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो एक इसमें अनुकूलन का जिक्र होता है, एक इसमें समायोजन का जिक्र होता है, इसमें विकेंद्रीकरण का जिक्र होता है। तो ये चीजें है क्या, अनुकूलन क्या है, समायोजन क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, इन सब चीजों को समझना पहले जरूरी होगा। तो अनुकूलन क्या है, अनुकूलन अनुकूल होना, अनुकूलन का अर्थ है अनुकूल होना या अनुकूल अपने आप को अनुकूल करना। तो सीधी सी बात है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। सिंपल सा अर्थ है। अनुकूलन का जो शाब्दिक अर्थ है कि अपने आप को ढालना, तो इसमें क्या है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को समायोजित करना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, जीन पियाजे के अनुसार। दूसरा है समायोजन। ये समायोजन क्या है, इसको आप जो है आत्मसातकरण भी आप इसको कह सकते हैं, आत्मसातकरण, ठीक है। एसिमिलेशन अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके, पूर्व ज्ञान या योजना, जो आपका पूर्व ज्ञान है, जो आपकी योजनाएं हैं, या जो भी आपका पहले से आप जिस चीज को जानते हैं उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना समायोजन कहलाता है। देखिए अनुकूलन और समायोजन में थोड़ा सा फर्क है। अनुकूलन तो है सामान्य अर्थ में कि भाई आपको एडजस्टमेंट करना है, किसी भी तरीके से करें, लेकिन जो समायोजन है, आत्मसातकरण है, ये कहता है कि आपका जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर जो है आपको तालमेल बैठाना है, समायोजन करना है। अगला है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है, एक ही समस्या को अलग अलग रूप में समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना। कोई भी समस्या, आपको दिल्ली जाना है, आपको सिरसा से दिल्ली जाना है, ये आपके सामने समस्या, आपको ये इसको हल करना है। आप भले इसको पटियाला होकर जाइए, भले ही आप जो इसको नरवाना होकर जाइए, जिस भी रास्ते से जाते हैं वो अलग अलग रास्ते अगर आप खोजते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है। अलग अलग समाधान करना, किसी भी समस्या का अलग अलग तरीके से समाधान करना, अलग अलग तरीके से सोचना, उसको उसके समाधान सोचने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है, विकेंद्रीकरण कहलाती है। तो ये शब्द जो है आपके अनुकूलन, समायोजन, विकेंद्रीकरण, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अब देखिए अनुकूलन और अच्छे से समझ लीजिए। यहां पर अनुकूलन का अर्थ है समाज का वातावरण देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, अपने स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करना, खुद को समाज में ढालते हुए वातावरण के साथ समायोजित करना, जिससे उस समाज में रहने के लिए मदद मिल सके। अर्थात किसी समूह को अपनाने के लिए, उसके विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों का त्याग करना, जिससे उस समूह को ज्वाइन करने में सहायता मिल सके, ये क्या कहलाता है, आपका अनुकूलन कहलाता है। देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहां पर प्रश्न जो है किस प्रकार बन सकता है, प्रश्न ये बनता है अपने विचारों का त्याग, यानी कि किसी चीज को, किसी समूह को अपनाने के लिए, बस यहां से जो है, यहां से आपका आ जाता है कि किसी समूह को अपनाने के लिए, उसके विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों का त्याग करना, उस समूह को ज्वाइन करना, उस समूह को से में ज्वाइन करने के लिए आपको हेल्प मिल सके, या उस समूह को ज्वाइन करना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। कस्टमाइजेशन, अनुकूलन, कस्टमाइजेशन जो है वो आपका अनुकूलन कहलाता है, अपने विचारों का त्याग करना। आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, इसमें बच्चा अपने पुराने या पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है। यानी कि आपको जो बेसिक पहले से जो चीजें आपके दिमाग में, आप जिस समस्या को हल करना चाहते हैं, उन्हीं पूर्व के जो आपका ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसकी सहायता से कुछ नया सीखना, वो क्या कहलाता है, आत्मसातकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। जैसे बच्चा साइकिल सीखता है और वो साइकिल सीखा हुआ अगर है तो फिर वो बाइक चलाने में सीखेगा, बाइक चलाना, तो उसको हेल्प मिलेगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं आत्मसातकरण, यानी कि उसको जो पहले से बाइक साइकिल चलाना आता है तो इसलिए वो बाइक चलाने में हेल्प मिलेगी, जो जिसको आप क्या कहें, अधिगम का ट्रांसफर भी आप जिसको कह सकते हैं, वो अधिगम वाले उस टॉपिक में जो अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां पर आत्मसातकरण का मतलब क्या है, अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके कुछ नई चीजें सीखना। साम्य धारणा, कंसेप्शन, साम्य धारणा, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन को स्थापित करता है। आत्मसात यानी कि एसिमिलेशन और समायोजन जो आपका है, उन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना, अर्थात कुछ खुद का ज्ञान प्रयोग करना, कुछ
बाहर वाले को बदलना, कुछ स्वयं को बदलना, कुछ दूसरे को बदलना, वो क्या कहलाता है? साम्य धारणा। दोनों में समायोजन स्थापित करना, दोनों में जो है बैलेंस स्थापित करना, क्या कहलाता है? साम्य धारणा। यानी कि एक में क्या कर रहे हैं? एक में आप अपने आप को पूरी तरीके से बदल रहे हैं समाज में रहने के लिए, समायोजित करने होने के लिए, ठीक है। और दूसरे में क्या है? आपका जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर आप जो है वो अपनी कुछ चीजें दूसरों को सिखा रहे हैं। तो ऐसे में दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना क्या कहलाता है? साम्य धारणा कहलाता है। आगे देखिए, स्कीमा। अब ये स्कीमा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। स्कीमा क्या होता है? इसमें बच्चा, स्कीमा में क्या करता है? बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो सभी संगठित होते रहते हैं, जिसे हम स्कीमा कहते हैं। यानी कि आपका जो भी अनुभव के आधार पर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो ज्ञान जहां स्टोरेज रहता है, वो स्टोरेज कहां रहता है? वो स्कीमा में स्टोरेज रहता है। यानी कि ये स्कीमा क्या है? ये स्कीमा का फंडा क्या है? तो ये कहता है आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो जिस जहां पर स्टोरेज होता है, जहां पर स्टोर होता है, जहां पर ये सुरक्षित रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? संगठित होकर के उसको कहते हैं स्कीमा। संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना क्या है? अवस्थाओं का समूह, अवस्थाओं का समूह। ये संज्ञानात्मक संरचना क्या है? यानी संज्ञान की संरचना, संज्ञान का निर्माण कैसे होता है, संज्ञान बनता कैसे है, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, ये सारा का सारा जो है इन्होंने इन अवस्थाओं में बताई। ये अवस्थाएं हैं, यानी संज्ञानात्मक संरचना में 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं जो है जीन पियाजे ने ये 4 अवस्थाएं बताई है। इन्हीं चारों अवस्थाओं का मिला जुला रूप है, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। अब आगे हम जो है संज्ञानात्मक संरचना को पढ़ने वाले हैं कि संज्ञानात्मक संरचना क्या है। देखिए, अब एक शब्द और आ गया, मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन क्या है? इसमें बच्चा खुद किसी समस्या का समाधान न करने के लिए स्वयं चिंतन करता है। कामचोर होना, कि बच्चा खुद किसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करता है। यानी कि उल्टा हो गया कि आप जो है वो किसी भी समस्या का समाधान करेंगे और उसका समाधान किस तरीके से करता है, तो वो जो मानसिक उथल पुथल होती है, दिमाग में जो उलट पलट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मानसिक संक्रिया कहते हैं। उस समस्या के समाधान के बारे में सोचता है और उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करता है, जिससे उस समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए वह अनेकों प्रयत्न करता है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए मानसिक संक्रिया क्या है? किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे दिमाग में जो उथल पुथल होती है, जो जिसको कहते हैं हम मेंटल एक्टिविटी, जो भी दिमागी कसरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मानसिक संक्रिया कहते हैं। विकेंद्रण, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले। इसमें बच्चा वास्तविकता का चिंतन करता है, वास्तविकता का चिंतन करता है। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है तो वह सोचता है कि ये कैसे बना होगा, उसका उपयोग कैसे होता होगा, कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। वो क्या है? विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रण है, डिसेंट्रलाइजेशन है, खुद प्रश्नों के उत्तर तलाशना। अगला है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अब देखिए, जो संज्ञानात्मक जो संरचना है, उस संरचना के अंदर 4 जो स्टेप बताए हैं, 4 जो अवस्थाएं बताई हैं, उनमें जो पहली अवस्था है वो पहली अवस्था है आपकी संवेगी गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज ये पहली अवस्था है। इस अवस्था का जो एज ग्रुप होता है वो 0 से, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। पहली अवस्था जीन पियाजे की, आप साधारणतः जानते हैं इसको, 0 से 2 वर्ष अवस्था होती है। और इन 2 वर्षों में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है वो देखिए, कि इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर, सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। कैसे? बच्चा वस्तु को देखकर और सुनकर ही उस वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है। जैसे अगर बच्चे के सामने कोई पलक झपकाए तो वह भी बिना प्रयास, उसको जो है बिना सोचे समझे वैसा करने का प्रयास करता है, यानी कि वो देखकर अनुकरण करने का जो है प्रयास करता है। तो ये होती है आपकी पहली अवस्था। पहली अवस्था में ऐसा करता है। दूसरी अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था आपकी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहते हैं,
जीन पियाजे की थ्योरी की प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, जीन पियाजे ने इस अवस्था को 2 भागों में यानी 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष बांटा है। ठीक है, अब ये 2 से 4 वर्ष की जो है उस अवस्था को कहा है अतार्किक चिंतन, यानी उस अवस्था में क्या है, बच्चा तार्किक चिंतन नहीं करता, यानी इस अवस्था में बच्चा एक तार्किक चिंतन करता है, अर्थात जो तर्क करने के योग्य ही नहीं होते। जैसे बच्चे ने गली में एक काले कुत्ते को देखा तो वह पहचान गया, पर जब उससे सफेद कुत्ते को देखा तो वह नहीं पहचान पाता, और इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है। मेन चीज ये है, बच्चा अहम केंद्रित की इस अवस्था में होता है। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसका जो पूर्व भाग है 2 से 4 वर्ष वाली आयु, इसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित यानी स्वयं केंद्रित आप इसको कह सकते हैं, बच्चा जो है वो स्वयं केंद्रित होता है। ठीक है, स्वयं केंद्रित। ठीक है, अच्छा, और इसमें बच्चा ज्यादा प्रश्न पूछता है। ये अवस्थाएं हम घर में देखते हैं बच्चों में कि बच्चा जो है जब ये 2 से 4 साल वाली है तब वो अपने दादा दादी से, मम्मी पापा से बहुत सारे सवाल पूछता रहता है, उसकी जिज्ञासाएं होती है, लेकिन वो सारा का सारा जो है सोचता है वो अपने आप को सेंटर में करके, स्वयं को सेंटर में, केंद्र में मान करके वो करता है, यानी स्वयं से रिलेटेड ही प्रश्न जो है पूछता है, और उसके जो प्रश्न होते हैं वो, उसके जो चिंतन होता है वो अतार्किक होता है, यानी उसमें तर्क से उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगला है 4 से 7 वर्ष की अवस्था। 4 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों को विकेंद्रीकरण, पलटावी गुण और संरक्षण का कोई ज्ञान नहीं होता। अब ये पलटन क्या है, पलटावी गुण ये क्या है? अब बच्चे को 2 + 2 4 + 2 6 + 8 ऐसे होता है, यानी कि आपको बच्चे को जैसे 2 का टेबल याद है वो पूरा सुना देगा, लेकिन उससे पूछे कि 2 अट्ठे कितने होते तो फिर वो क्रॉस उसको नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो ऐसे जो है उसको पलटावी गुण कहते हैं। ये आपका जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसके उत्तरार्ध भाग जो है, यानी कि जो 4 साल के बाद का जो एज ग्रुप है उसके अंदर 4 से 7 साल वाले में ये होता है, विकेंद्रीकरण का जो गुण है वो इस अवस्था में पाया जाता है, और संरक्षण का कोई ज्ञान नहीं था। संरक्षण का ज्ञान कैसे? अब एक चीज के जरिए सीखिए कि बच्चे को जो है एक गिलास है जिसके अंदर 100 ml दूध है, इसके अंदर दूध कितना है? 100 ml है। अरे चल जा, ठीक है, कितना? 100 ml। और इसी प्रकार का एक बर्तन और है, ये इस तरह का बर्तन है, कटोरी मान लीजिए, इसके अंदर भी 100 ml है। ठीक है, तो यहां में तो इसमें गिलास यहां तक भरा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो है इसके कटोरी के बिल्कुल तले में है ये। ठीक है, तो अब जब दोनों में से बच्चे से पूछा जाता है कि अधिक किसमें है, तो बच्चा कहेगा कि अधिक तो इसमें है, इसमें अधिक बताएगा बच्चा। तो इसमें अधिक बताएगा, तो इसका अर्थ क्या है कि उसको जो है वो संरक्षण का ज्ञान नहीं है, संरक्षण का ज्ञान उसको नहीं है, यानी कि इसके अंदर मात्रा तो दोनों में समान है, लेकिन उसको इस गिलास को, ये गिलास जो उसको भरा हुआ दिखाई देता है, जबकि कटोरा जो उसको खाली दिखाई देता है, इसलिए उसको ये लगता है कि ये भरा हुआ इसमें ज्यादा है। तो ये गुण आपका 4 से 7 वाले एज ग्रुप में होता है। यही चीजें आपको याद रखने वाली है, यहीं से प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं। बच्चे को यह बता देना कि वह आपकी बहन है तो वह उसको नहीं बता पाएगा कि वो उसका भाई है। ठीक है, इसी प्रकार का जो है पलटावी गुण या संरक्षण का। विकेंद्रीकरण, जैसे आप बच्चे को 2 अलग अलग गिलास, एक पतला और एक चौड़ा दे दो, ये जो उदाहरण है इस हिसाब से, तो ये नहीं बता पाएगा। अगली जो अवस्था है वो है तीसरी अवस्था, और ये तीसरी अवस्था क्या है? तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष मूर्त यानी जिसका कोई रूप हो, आकार हो, रंग हो, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन करने का अर्थ क्या है? ये जो 7 से 11 वर्ष वाली एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में बच्चा जो सोचता है उसके बारे में, जो चीजें उसके सामने होती है उनके बारे में चिंतन करता है, उनके बारे में सोच सकता है, उनके बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन जो सामने नहीं है, यानी कि जो अमूर्त चीजें उनके बारे में वो चिंतन नहीं कर पाता। ये 7 से 11 वर्ष के एज ग्रुप में जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार, तो मूर्त चिंतन जो इसमें करता है, जब बच्चा कोई नया खिलौना देखता है तो उसके बारे में मूर्त चिंतन करता है, उसकी बनावट, उसका आकार, उसका रंग आदि। लेकिन वो जो है
वो अगर सामने नहीं है तो उसके बारे में चिंतन करने के लिए कहें तो थोड़ा सा अलग। लेकिन आज के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो ये चीजें काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। लेकिन जीन पियाजे का सिद्धांत चूंकि हमारे सिलेबस में है तो इस हिसाब से जीन पियाजे के अनुसार, और जब ये हुआ था, जब ये प्रयोग किया था, उस हिसाब से जो है वो मूर्त चिंतन 7 से 11 वर्ष वालों के लिए था। अब आता है चौथा और अंतिम स्टेज है जीन पियाजे के सिद्धांत के इन संक्रियात्मक जो संरचना है उसमें। तो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 साल। इसमें क्या करता है, इसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहा गया है। औपचारिक को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं, अर्थात जो चीजें बच्चे के सामने नहीं है उन चीजों के बारे में भी वो अच्छे से चिंतन कर सकते हैं, उनके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। तो ये जो है अमूर्त चिंतन जो है वो आपका लास्ट वाले स्टेज में आता है, 11 से 15 साल वाले में। अमूर्त का अर्थ है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि, इनके बारे में समझना रहता है 11 से 15 साल। अर्थात जिसको महसूस किया जा सके वो होता है अमूर्त, यानी जो मूर्त रूप में नहीं है, जो केवल भावात्मक रूप में है। अब देखिए निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं। निष्कर्ष रूप में जीन पियाजे जो है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर बालक के क्रमबद्ध विकास के संबंध में विस्तार पूर्वक टिप्पणी की है। यानी इन्होंने जो है कहा है कि ये सारा का सारा जो है वो कर्मबद्ध तरीके से होता है, स्टेप टू स्टेप होता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के द्वारा हम बालक की मनोस्थिति को समझ सकते हैं और इसका बहुत बड़ा लाभ शिक्षण प्रक्रिया में सिद्धांत के द्वारा हम छात्रों के मानसिक विकास में वृद्धि कर सकते हैं। शिक्षण नीति के निर्माण में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास एक बड़ी भूमिका निभाता है, पर जब तक इसका कोई क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा तब तक शायद ही बच्चे के मानसिक विकास के बारे में अच्छे से ज्ञान हो पाए। तो इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक जो है उनकी गुणवत्ता में जो है वो वृद्धि की जाए, तब जाके ये बात संभव हो सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो जीन पियाजे का सिद्धांत है वो चीजें बिल्कुल शिक्षा आज के कॉन्सेप्ट में भी काफी जो है लाभदायक है। और जो आपको याद क्या रखना है, इसकी कुछ शब्दावली है वो याद रखना है। दूसरी इसकी अवस्थाएं और अवस्थाओं में जो अलग अलग प्रकार है कि मूर्त चिंतन कब करता है, अमूर्त चिंतन कब करता है, पलटावी गुण कब होते हैं, पलटावी गुण कब विकसित नहीं होते, वो सारी चीजों का आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो यहां से जो है आपका 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो फाइनली आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, आपको मिलते ही मिलते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपके काम आए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।